व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग फेडरलिज्म का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 मैंने वीडियो बनाया था जिसमें हमने सीखा था फेडरलिज्म का टर्म, उसके बाद फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म सीखा था। फिर हमने यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम के बारे में जाने थे। फिर फेडरलिज्म का 2 टाइप पढ़ा था हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में सीखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया को, जो हमारा देश है इंडिया, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। हमने फेडरलिज्म का फीचर पढ़ लिया, लेकिन इंडिया में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ये कह सकती है कि हाँ, इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हुआ क्या था कि बहुत पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन, इंडिया पाकिस्तान से अलग हुआ और पाकिस्तान से अलग होने में उसको बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ, पेनफुल यानी कि बहुत दर्दनाक सी स्थिति थी। तो उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, यानी प्रिंसली स्टेट, वो जब इंडिया पे इंग्लैंड का हुकूमत था तो उस टाइम इंडिया में जो भी स्टेट थे उनको प्रिंसली स्टेट के नाम से जाना जाता था। तो वो सारे प्रिंसली स्टेट इंडिया के पार्ट का इंडिया कंट्री का एक पार्ट बन गए। तो इतने सारे प्रॉब्लम झेलने के बाद अब बारी थी हमारे जितने भी लोग थे उनमें इंडिया की स्थिति को सुधारने का। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो पूरी इंडिया में इंडिया को एक बेटर पोजीशन पे लाके खड़ा करे और ये बता सके कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। बट उस कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में थोड़े बहुत ज़्यादा बदलाव आए थे। हम समझते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर ऐसी कौन कौन सी बातें लिखी गई और आखिर कौन कौन सी चीज़ें हुई जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो सबसे पहले दोस्तों, उस कॉन्स्टिट्यूशन को द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज यूनियन ऑफ अ स्टेट, यानी उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया कि ये जो इंडिया हमारा कंट्री है वो यूनियन ऑफ अ स्टेट है, यानी बहुत सारे स्टेट से मिलके बना है, यानी बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट मिलके इंडिया का पार्ट बनाते हैं। यानी स्टेट इंडिया का पार्ट है, इंडिया किसी स्टेट का पार्ट नहीं है, बहुत सारे स्टेट मिलके इंडिया को बनाते हैं, हमारे कंट्री का एक पार्ट है वो, और यूनियन ऑफ अ स्टेट बनाया गया। अब उसके बाद ये जो इंडियन यूनियन था वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड था, फेडरलिज्म पर, यानी उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन फेडरलिज्म से था। जो फेडरलिज्म की फीचर्स है उस पे ही ये बेस्ड था, फेडरलिज्म की कहीं बात नहीं की गई, लेकिन इंडियन यूनियन जो था वो फेडरलिज्म पर ही बेस्ड था। एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उस टाइम सिर्फ 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट को क्रिएट किया था, एक यूनियन गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। उस टाइम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं थी। बाद में एक 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड किया गया जिसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं या फिर पंचायती या म्यूनसिपैलिटीज़ के नाम से भी उसको अब जाना जाता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें जो पावर का डिवीज़न हुआ, ऐसा नहीं है कि किसी एक खास गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया गया और किसी उसके नीचे जो काम करने वाले गवर्नमेंट उसको कम पावर दिया गया। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट बनाई जिसके अकॉर्डिंग पावर का डिवीज़न सबको अलग अलग कितने पावर और किस मैटर पर किसको पावर मिलना चाहिए वो उसमें क्लैरिफाई किया गया, उसमें जस्टिफाई किया गया, जिसमें 3 लिस्ट बनाई, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये तीनों लिस्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी गवर्नमेंट को पावर दिया। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये यूनियन लिस्ट क्या है, फिर स्टेट लिस्ट के बारे में जानेंगे, फिर कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों आइए यूनियन लिस्ट पढ़ते हैं। तो यूनियन लिस्ट में दोस्तों वो सारे मैटर रखे गए हैं जो पूरे नेशनल के लिए थे, पूरे नेशनल इम्पोर्टेंट के लिए जो ज़रूरी मैटर्स थे उन सारे मैटर्स को यूनियन लिस्ट में रखे गए, जैसे डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। ये सारे मैटर जो पूरे इंडिया के लिए कॉमन होना चाहिए उसको यूनियन लिस्ट में रखा गया। अब दिमाग में ये सवाल उठता है कि आखिर इस यूनियन लिस्ट पे किसका पावर है, यानी इस
सारे कामों को कौन देखभाल करता है और यूनियन लिस्ट को कौन फॉलो करता है, इसके अकॉर्डिंग किसके पास सबसे ज़्यादा पावर है। तो यूनियन गवर्नमेंट हैव पावर टू मेक लॉज अलोन ऑन दैट सब्जेक्ट विच आर मेंशन्ड इन यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है, जैसे बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, फॉरेन अफेयर है, तो यूनियन लिस्ट में जितने सब्जेक्ट हैं सभी पर काम करने का जो पावर दिया गया वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया। अब एक बात बताइए दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में ये सवाल उठा होगा कि आखिर बैंकिंग को, कम्युनिकेशन को, फॉरेन अफेयर को किस लिए यूनियन लिस्ट में दिया गया और कोई लिस्ट में क्यों नहीं जोड़ा गया। तो इसका आंसर ये है कि वाई it is because we need to make such type of policy on this matter which can be applicable for throughout the country। यानी हमें ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत थी जो पूरे कंट्री में काम कर सके, पूरे कंट्री के लिए कॉमन हो, और हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म पॉलिसी जो हर जगह कंट्री में सेम हो। तो इसलिए इन सारे सब्जेक्ट को यूनियन लिस्ट में रखा गया। अब हम पढ़ेंगे स्टेट लिस्ट के बारे में। आई होप समझ गए होंगे आप यूनियन लिस्ट में जो नेशनल इम्पोर्टेंस का सब्जेक्ट था उसको रखा गया, फिर यूनियन गवर्नमेंट को पावर दिया गया इन सब्जेक्ट पर काम करने के लिए, और फिर यूनिफॉर्म पॉलिसी हो पूरे देश में, इसलिए यूनियन लिस्ट को बनाया गया। और इसका एग्जाम्पल अगर हम जाने तो फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, etc। आइए हम पढ़ते हैं स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट क्या है दोस्तों? स्टेट लिस्ट contain subject as state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation। स्टेट लिस्ट में दोस्तों उन सारे सब्जेक्ट को रखा गया जो किसी स्पेशल स्टेट के अंदर में काम होने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे इरिगेशन, तो कोई एक स्पेसिफिक स्टेट है तो उनके अंदर जो भी इरिगेशन का पार्ट होगा, जो भी इरिगेशन से रिलेटेड काम होगा, वो सारे काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और उन सारे सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट में क्लासीफाई किया गया। इस स्टेट लिस्ट पर किसको पावर दिया काम करने के लिए? स्टेट गवर्नमेंट को ही अलोन पावर था कि स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है वो काम कर सके। सिर्फ स्टेट लिस्ट ही में ही पावर और सब्जेक्ट को रखा गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट आई होप समझ गए होंगे। स्टेट लिस्ट में वो सारे पावर्स आते हैं जो किसी स्टेट के अंदर ही काम होते हैं, जैसे कॉमर्स, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। अब एक कॉन्करेंट लिस्ट दोस्तों, तो कॉन्करेंट लिस्ट ऐसा क्या है कि हमें एक तीसरे टाइप का भी लिस्ट को क्लासीफाई किया जाना जरूरी था। तो देखिए, दिस इंक्लूड सब्जेक्ट ऑन विच स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ आर एग्रीड टू डू दैट वर्क। ऐसा कई बार होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चीज़ें करनी चाहती है किसी स्पेसिफिक स्टेट के अंदर, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उस पर सहमति नहीं जताता है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसा कुछ सब्जेक्ट को शामिल किया गया जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का सहमति होना जरूरी है किसी स्पेसिफिक काम के लिए। एग्जाम्पल में एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये सारी चीज़ों को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। और एक इम्पॉर्टेंट डाटा भी पढ़ते हैं दोस्तों कि यूनियन लिस्ट में टोटल 97 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में टोटल 66 सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल 47 सब्जेक्ट है। इस डाटा को आप याद रखिएगा। एक डेफिनेशन यहाँ पे जानिए दोस्तों, एक पॉइंट आपको समझना है रेसिडुअरी सब्जेक्ट के बारे में। रेसिडुअरी सब्जेक्ट क्या है कि मैटर्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट, वो मैटर्स जो ना ही स्टेट लिस्ट में, ना ही यूनियन लिस्ट में और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में, उन सारे मैटर को रेसिडुअरी सब्जेक्ट में रखा गया और रेसिडुअरी सब्जेक्ट के नाम से उसको क्लासीफाई किया गया। अब एक बात है कि एग्जाम्पल हम समझते हैं कि कौन कौन है, तो जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आईटी सेक्टर, ये सारे तमाम कुछ एग्जाम्पल हैं रेसिडुअरी सब्जेक्ट के। अब एक प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है कि आखिर इन सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा पावर किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का है? तो रेसिडुअरी सब्जेक्ट पे जो एक्शन लेने के लिए जो पावर दिया गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया, और इस पावर को रेसिडुअरी पावर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब हम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है दोस्तों कि इंडियन यूनियन में, जो भारत में इंडियन यूनियन का जो निर्माण किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम,
उसमें सारे स्टेट को इक्वल पावर नहीं दिया गया। कुछ स्टेट के पास स्पेशल लॉज होते हैं और कुछ स्टेट के पास वो स्पेशल लॉज नहीं होते हैं। इंडियन यूनियन में कुछ स्टेट हैं जो वेरी लिटिल पावर इंजॉय करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो चंडीगढ़, फिर लक्षद्वीप और फिर हमारा कैपिटल सिटी दिल्ली, ये सारे चीज जो स्टेट्स हैं इनको हम लोग यूनियन टेरिटोरीज के नाम से जानते हैं। अब दिस टेरिटोरी, इन टेरिटोरी के पास जैसे एक स्टेट का पावर, जैसे कोई एक स्पेशल स्टेट है उसको जो पावर दिया गया वैसा सेम पावर इन लोगों के पास नहीं है। तब इन लोगों के लिए वर्क कौन करती है? तो यूनियन टेरिटोरी को हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर है यूनियन टेरिटोरी को चलाने का। अब एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ आज कश्मीर का मामला है तो NCERT में कश्मीर के बारे में भी मेंशन किया गया है, लेकिन काफ़ी चीज़ चेंज हो गया है आर्टिकल 360 आने के बाद। वहाँ भी पहले कोई लोकल पर्सन जाके घर नहीं खरीद सकता था, वहाँ के भी सिस्टम बहुत अलग थे। लेकिन आर्टिकल 360 के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया। तो इंडियन यूनियन का यही प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिएट होता है कि स्पेशल जो लॉज होते हैं वो सारे स्टेट्स के पास नहीं है। किसी स्टेट के पास कुछ ज़्यादा लॉज है, किसी स्टेट के पास थोड़ा सा कम पावर है। इसी में थोड़ा सा इंडिया में जो फेडरलिज्म का जो फीचर्स है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि इंडिया, बहुत सारे ऑथर ने लिखा है कि इंडिया जो है कि पूरी तरह से फेडरल नहीं है, या फिर बहुत सारे ऑथर ने लिखा है कि इंडिया में फेक फेडरलिज्म फॉलो होता है बहुत सारे बुक में। लेकिन जो भी NCERT डाटा दिया गया है हम उसको फॉलो करते हैं और उसी को पढ़ते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम इस लेक्चर को एंड करेंगे, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है कि वाई इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस इन पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है कि किसी स्टेट के पास कम पावर है, किसी स्टेट के पास बहुत ज़्यादा पावर है, तो इसमें बदलाव लाना इतना आसान क्यों नहीं है? क्यों कोई गवर्नमेंट इतनी आसानी से इसमें बदलाव नहीं ला सकती है? उसको हम लोग अभी देखते हैं। उसमें 3 पॉइंट है दोस्तों। पहला पॉइंट है कि दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये जो शेयरिंग है पावर का यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उस पे ये बेस है। इसलिए कोई भी गवर्नमेंट इतनी आसानी से पावर को चेंज नहीं कर सकती है। अगर कोई भी बदलाव लाना है तो हमें पार्लियामेंट से 2/3 मेजोरिटी लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कोई बदलाव ला सकते हैं। बिना 2/3 मेजोरिटी के हम लोग पार्लियामेंट के ऑर्डर से बिना हम लोग कोई बदलाव इसमें नहीं ला सकते। यानी एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विथ एट लीस्ट 2/3 मेजोरिटी। और थर्ड पॉइंट ये दोस्तों कि मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी लेने के बाद भी लेगिस्लेचर से हमें कम से कम आधा पूरा, यानी जितने भी स्टेट है उसके आधा पावर्स को, आधे स्टेट से हमें परमिशन लेना पड़ेगा। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव का जो प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस को, इस सारे इम्प्लीमेंटेशन को कौन देखता है? इसको चेक कौन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई गवर्नमेंट चाहती भी है कोई बदलाव लाना तो वो फेयर है या नहीं है? तो इसके लिए हमारे कंट्री में जुडिशरी बनाया गया है, जो जुडिशरी इस पे फैसला करता है कि ये सारे पावर्स लीगल है या फिर नहीं लीगल है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आप चाहते हैं फेडरलिज्म का नोट्स तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, लव यू ऑल।